जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बीते दिनों भड़की हिंसा मामले में कार्रवाई जारी है। पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए 95 नामजद और 5000 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हिंसा मामले में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश महासचिव जावेद अहमद आका जावेद पंप को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने दावा किया है कि जावेद के घर से अवैध हथियार बरामद किए गए। हिंसा के बाद पुलिसिया कार्रवाई के साथ ही रविवार को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। उनके आलीशान घर को ध्वस्त कर दिया गया है। अवैध निर्माण करने के आरोप में उक्त कार्रवाई की गई। कार्रवाई से पहले जावेद के घर के बाहर PDS की ओर से नोटिस चिपकाया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री और RJD चीफ लालू प्रसाद यादव ने बिहार की जनता से भावुक अपील की है। लालू ने अपने 75वें जन्मदिन पर आई शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद नोट जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि वह जिंदगी भर न्याय के लिए लड़ते रहे। अब लोगों को उठकर लड़ने का समय आ गया है। लालू प्रसाद यादव ने रविवार को सोशल मीडिया पर थैंक यू नोट शेयर किया। इसमें उन्होंने लिखा है कि संसाधनों की कमी से नहीं बल्कि मजबूत इरादों की कमी से न्याय की भावना को नुकसान पहुंचता है। इसलिए मैं देश और बिहार की जनता से अपील करता हूं कि अपने इरादों को मजबूत करो। उन्होंने कहा कि गरीब और वंचित को तरक्की होगी तभी देश आगे बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मैं आज दिल्ली जा रहा हूं, चूंकि कल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेशी है। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि ICC से हम सब लोग जाएंगे। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ED, CBI और आयकर विभाग का दुरुपयोग करते हुए विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। बता दें कि जिसके चलते विपक्ष दल कांग्रेस ने फैसला लिया है कि सोमवार को जब राहुल गांधी ED के सामने पेश होने जाएंगे, उसी समय पार्टी कार्यकर्ता देश भर में ED दफ्तर को बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के 2026 से 27 तक 5000 अरब डॉलर को पार करने के मुख्य आर्थिक सलाहकार के बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री P चिदंबरम ने रविवार को कहा है कि यह लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गोल पोस्ट को स्थानांतरित करने का मामला लगता है, क्योंकि शुरुआत में इसके लिए 2023 से 24 का लक्ष्य रखा गया था। वित्त मंत्रालय के प्रतिष्ठित समारोह आजादी का अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए CE अनंत नागेश्वरन ने पिछले हफ्ते कहा था कि IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 26-27 तक 5000 अरब डॉलर को पार करने का अनुमान लगाया है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2946 नए मामले सामने आए। वहीं 2 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले रफ्तार पकड़ रहे हैं। शनिवार के मुकाबले संक्रमण के नए मामलों में तेजी दिखी गई। शनिवार को कोरोना के 2701 केस सामने आए थे, जो कि बढ़कर 2946 हो गए हैं। रविवार को 200 से ज्यादा केस शनिवार के मुकाबले दर्ज किए गए हैं। राहत भरी बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 1432 मरीज संक्रमण से ठीक हुए हैं। राज्य में कोरोना के एक्टिव मामले 16370 हैं। पैगंबर मोहम्मद के बारे में बीजेपी के 2 पूर्व पदाधिकारियों की कथित विवादित टिप्पणियों को लेकर पैदा हुए आक्रोश के बीच कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने रविवार को कहा कि अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में घृणास्पद भाषण और इस्लामोफोबिया की घटनाओं के बढ़ने पर अपनी चुप्पी तोड़े। थरूर ने कहा है कि वो लोग मोदी की चुप्पी को अभी जो कुछ भी हो रहा है उसके समर्थन के तौर पर देख रहे हैं। थरूर ने न्यूज एजेंसी PTI को दिए इंटरव्यू में कहा है कि विडंबना यह है कि कुछ सालों में भारत सरकार ने इस्लामी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए जो प्रभावशाली कदम उठाए हैं, उनके कमजोर होने का खतरा पैदा हो गया है। नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादित टिप्पणी के विरोध में शुक्रवार को यूपी के कई जिलों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे। जुमे की नमाज के बाद हुई घटनाओं के बाद योगी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। लिहाजा पुलिस विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा फैलाने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई कर रही। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लगातार पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी लॉकअप में कुछ लोगों को लाठियों से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के बीच आम लोग घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस साल दिल्ली में गर्मी, हीटवेव और बढ़ते तापमान की वजह से दिल्ली की हवा और जहरीली हो गई है। दिल्ली में लगातार बढ़ते तापमान के चलते पारा 46 डिग्री के पार हो रहा है। इसके चलते हवा में मौजूद ओजोन गैस ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दरअसल सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें यह सामने आया है कि 122 सालों में गर्मियों का रिकॉर्ड टूटने के बाद इस साल की गर्मी के चलते हवा में ओजोन की मात्रा में भी बढ़ोतरी हुई है, जिससे दिल्ली NCR की हवा अधिक जहरीली हो गई है।
पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के शांतिपुर क्षेत्र में पीने के पानी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इसके बाद पत्थरबाजी और बमबारी भी हुई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने हालात को काबू में करने का एक और लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान पुलिस ने करीब 20 लोगों को हिरासत में लिया। यह घटना शांतिपुर थाना क्षेत्र के गायसपुर ग्राम पंचायत के तेंगरी डांगा मेडिया पारा की है। यहाँ दो गुटों में झड़प हो गई। पता चला है कि सुबह नल से पानी को लेने के लिए महिलाओं के में झगड़ा हो गया था। बाद में ये झगड़ा हाथापाई बदल गया। उसके बाद जमीनी स्तर के दोनों गुटों की ओर से ईंट और पत्थर फेंके जाने लगे और जिससे दंगा बढ़ता चला गया। देश के सबसे सर्वोच्च पद यानी कि राष्ट्रपति के लिए 18 जुलाई को चुनाव होना है। इसके लिए भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए गठबंधन में हलचल बढ़ गई है। हालांकि इस बीच तीसरा मोर्चा भी तैयार होता दिख रहा है, जिसकी अगुवाई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही है। फिलहाल तीसरे मोर्चे का भविष्य दिख नहीं रहा है, क्योंकि विपक्ष कई दल इसकी मुखालफत करने लगे हैं। दूसरी तरफ हर किसी की नजर राष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवार के नामों पर टिकी हुई है। हर कोई कयास लगा रहा है कि एनडीए की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा और उसे टक्कर देने के लिए विपक्ष किस नाम को आगे बढ़ाएगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी कि एनडीए से पहले विपक्ष अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकता है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा ने सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने यहां पर एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दावा किया था कि योगी आदित्यनाथ सरकार 1.0 में अपराधियों पर हुई कठोर कार्रवाई के कारण प्रदेश में अपराध समाप्त हो गया है। इससे प्रदेश में निवेश बढ़ा है और रोजगार के अवसर में वृद्धि हुई है। चुनाव के पहले और बाद में हुए सर्वेक्षण में भी यह बात सही प्रमाणित हुई कि जनता ने सुरक्षा के मुद्दे पर भाजपा को वोट दिया था। योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 में सुरक्षा का यह दावा कमजोर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नुपुर शर्मा की पैगंबर पर टिप्पणी के बाद जिस तरह यूपी के कानपुर, प्रयागराज, सहारनपुर सहित अनेक शहरों में दंगे हुए, उसे योगी आदित्यनाथ की कठोर प्रशासक की छवि के सामने नई चुनौती खड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी ने दिसंबर में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले रविवार को राज्य की पुनर्गठित इकाई के पदाधिकारी के नामों की घोषणा की और कहा है कि वो दिसंबर में होने वाले चुनाव में सत्ता और भाजपा से सीधे लड़ाई के लिए तैयार है। आपके गुजरात प्रभारी संदीप पाठक ने यहां संवाददाताओं से बात करते हुए कहा क्या है कि पार्टी के हालिया परिवर्तन यात्रा और ग्राम स्तर की बैठक के दौरान लाखों लोग पार्टी में शामिल हुए और 30,000 से अधिक लोगों ने इसका सक्रिय सदस्यता ली। पैगंबर मोहम्मद साहब पर बीजेपी के निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान को लेकर बंगाल में कोहराम जारी है। हावड़ा में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को मुर्शिदाबाद के कुछ हिस्सों में बावला हुआ और यहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। सड़कों पर नारेबाजी और तोड़फोड़ भी की गई। पुलिस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, आंसू गैस और गोले दागे, जिसके बाद स्थिति और खराब हो गई। बंगाल में खराब कानून व्यवस्था के सवालों के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मिशन दिल्ली को लेकर अधिक सक्रिय है। उन्होंने 15 जून को राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की बैठक बुलाई है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिंसा के बाद शनिवार को मुर्शिदाबाद में काफी बवाल मचा। कर्नाटक में पिछले कुछ समय से हिजाब विवाद चल रहा है। मामले में ड्रेस कोड का उल्लंघन करने पर नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद मंगलुरु की यूनिवर्सिटी में एक मुस्लिम छात्रा बिना हिजाब पहने कक्षा में शामिल हुई। कॉलेज प्रधानाचार्य अनुसुईया राय ने कहा है कि हिजाब के खिलाफ आदेश का उल्लंघन करने के लिए 3 छात्राओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने कहा है कि 2 लड़कियों ने स्पष्टीकरण दिया था, जबकि तीसरी छात्रा ने अभी तक नोटिस का जवाब नहीं दिया है। प्रधानाचार्य ने बताया कि नोटिस का जवाब देने वाली एक छात्रा शनिवार को कक्षा में शामिल हुई। बीजेपी से बर्खास्त नेता नवीन कुमार जिंदल और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद वो परिवार समेत दिल्ली छोड़कर चले गए हैं। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ उनकी टिप्पणी पर विवाद शुरू होने के बाद जिंदल को बीजेपी से बर्खास्त कर दिया गया था। यह टिप्पणी निलंबित पार्टी बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के समर्थन में भी पैगंबर के खिलाफ थी। और आपको बता दें कि एक ट्वीट करके नवीन जिंदल ने कहा कि मेरा सभी से पुनः विनम्र निवेदन है कि मेरी और मेरे परिवार के सदस्यों की किसी भी प्रकार की जानकारी किसी से भी साझा ना करें। मेरे निवेदन करने पर भी कई लोगों मेरे निवास का पता सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस्लामिक कट्टरपंथियों से मेरे परिवार की जान को खतरा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और हावड़ा में हिंसा भड़काने के बाद आसपास के इलाके में धारा 144 लगा दी गई। इस बीच बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी हावड़ा जिला का दौरा करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पूर्व मेदिनीपुर जिले के तामलुक में रोका और दावा किया है कि वह हिंसा प्रभावित हावड़ा की ओर जा रहे थे। अधिकारी आज वहां जाने वाले थे, जहां नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी पर पिछले 3 दिनों से प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि उनके इस दौरे से पहले ही पूर्व मेदिनीपुर की कोंटाई पुलिस ने पत्र लिखकर उनको हिंसा वाले जिला के दौरा रद्द करने की सलाह दी थी। पुलिस द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया था कि इन इलाकों में धारा 144 लगा दी है, जिसके कारण वो यहाँ का दौरा ना कर सकते हैं। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।